सभी बच्चों का विज्ञान की क्लास में स्वागत है। लेसन 17 वन हमारी जीवन रेखा। प्रोफेसर अहमद ने बताया कि वृक्षों के शिखर का साइज और आकृति परस्पर भिन्न होते हैं। इसी कारण किसी वन में भिन्न भिन्न ऊंचाइयों पर क्षैतिज परतें बनी होती हैं। इन्हें अधोतल कहते हैं। ऊंचे और विशाल वृक्ष शीर्ष परत बनाते हैं, जिसके नीचे ऊंची घास और झाड़ियों की परतें होती हैं और सबसे नीचे की परत शाख बनाती है। क्या सभी वनों में वृक्ष एक जैसे होते हैं? बूजो ने पूछा। प्रोफेसर अहमद ने कहा, नहीं, भिन्न भिन्न जलवायु परिस्थितियों के कारण वृक्षों और अन्य प्रकार के पौधों की किस्मों में भिन्नताएं पाई जाती हैं। जंतुओं के प्रकार भी अलग अलग प्रकार के वनों में भिन्न भिन्न होते हैं। कुछ बच्चे शाखों और झाड़ियों के पुष्पों पर मंडराने वाली खूबसूरत तितलियों को देखकर बहुत अधिक प्रसन्न थे। उन्होंने झाड़ियों के समीप जाकर उन्हें देखने की कोशिश की। ऐसे करते समय उनके वस्त्रों और बालों पर झाड़ियाँ और बीज चिपक गए। बच्चों को पौधों की पत्तियों, वृक्षों की छाल और वन भूमि पर सड़-गल रही पत्तियों पर अनेक चींटे, गिलहरियाँ, मकड़ियाँ और विभिन्न छोटे जंतु भी दिखाई दिए। उन्होंने उन जीवों के चित्र बनाने शुरू कर दिए। वन भूमि की तरह गहरे रंग की दिखाई दे रही थी तथा वह श्रेयमान और सूखी पत्तियां, बीजों, फलों, छोटी शाखाओं और टहनियों से ढकी हुई थी। श्रेयमान पदार्थ गर्म और अर्ध थे। बच्चों ने अपने संग्रह के लिए विभिन्न पत्तियों के बीज इकट्ठे कर लिए। वन भूमि पर सूखी पत्तियों के ऊपर चलना किसी स्पंजी गलीचे पर चलने का समान लग रहा था। क्या श्रेयमान पदार्थ हमेशा गर्म होते हैं? प्रोफेसर अहमद ने सुझाया कि बच्चे इस प्रश्न का उत्तर प्राप्त करने के लिए क्रियाकलाप कर सकते हैं। क्रियाकलाप 70.3 एक छोटा गड्ढा खोदिए। इसे सूखी पत्तियों और सब्जियों के कचरे आदि से भरकर मिट्टी से ढक दीजिए। इसके ऊपर कुछ जल भी डाल दीजिए। 3 दिन पश्चात मिट्टी की ऊपरी परत को हटा दीजिए। क्या गड्ढा अंदर से गर्म लगता है? चित्र 70.8 वन भूमि की सतह जैसे ये दिखाई दे रहा है। पहली ने पूछा, वन में बहुत अधिक संख्या के वृक्ष हैं। यदि हम कारखाना लगाने के लिए कुछ वृक्षों को काट दें तो क्या फर्क पड़ेगा? प्रोफेसर अहमद ने समझाया, तुमने सबपोषी, परपोषी तथा मृतपोषी जीवों के विषय में पढ़ा है। तुमने पढ़ा है कि हर पौधे किस प्रकार अपने भोजन का संश्लेषण करते हैं। सभी जंतु, चाहे वे मांस भक्षी अथवा शाक भक्षी हों, अंततः भोजन के लिए पौधों पर ही निर्भर करते हैं। जो जीव पौधों का भोजन करते हैं उन्हें अक्सर अन्य जंतुओं द्वारा भोजन के रूप में ग्रहण कर लिया जाता है और इस प्रकार आगे चलता रहता है। उदाहरण के लिए घास को कीट खाते हैं, इन्हें मेंढक खाते हैं। मेंढक को सांप द्वारा खाया जाता है। यह खाद्य शैखाल्य कहलाती है। घास, कीट, मेंढक, सर्प, उकाब, वन में विभिन्न खाद्य शिखाल्य पाई जाती हैं। सभी खाद्य शिखाल्य आपस में संबंधित होती हैं। यदि किसी एक खाद्य शैखाल्य में कोई बाधा आती है तो यह अन्य सभी संबंधित शैखालों को प्रभावित करता है। वन का प्रत्येक भाग ऊंच भागों पर निर्भर करता है। यदि हम वन के किसी एक
घटक जैसे वृक्ष को हटा दें तो इसके अन्य सभी घटक पर प्रभाव पड़ता है। प्रोफेसर अहमद ने बच्चों से वन भूमि की सतह से पत्तियों को उठाकर उन्हें आवर्धक लेंस की सहायता से देखने के लिए कहा। उन्होंने जब ध्यान से देखा तो उन्हें शम्यमान पत्तियों पर नन्हे मशरूम दिखाई दिए। उन्हें नन्हे सहस्त्रोपादों, कीटों, चींटों और भृगुओं की सेना भी उन पर दिखाई दी। उन्होंने आश्चर्य हो रहा था कि ये जीव उन पत्तियों पर कैसे रहते हैं। प्रोफेसर अहमद ने बताया कि आसानी से देखे जा सकने वाले इन जीवों के अलावा यहाँ अनेक जीव और सूक्ष्म जीव ऐसे भी होते हैं जो मृदा के अंदर रहते हैं। पहली आश्चर्यचकित थी कि मशरूम और उस जैसे अन्य सूक्ष्म जीव क्या खाते हैं। प्रोफेसर अहमद ने समझाया कि ये मृत जंतु ऊतकों और पादपों को खाते हैं और उन्हें एक गहरे रंग के पदार्थ में बदल देते हैं जो ह्यूमस कहलाते हैं। जैसे ह्यूमस किसे कहते हैं, ये क्वेश्चन है और इसका आंसर भी ये बन सकता है। ये मृत जंतुओं, ऊतकों और पादपों को खाते हैं और इन्हें एक गहरे रंग के पदार्थ में बदल देते हैं जो ह्यूमस कहलाते हैं। ये आंसर है। आपने ह्यूमस के विषय में अध्याय 9 में पढ़ा था। आपको मृदा की कौन सी परत में ह्यूमस दिखाई देता था? मृदा के लिए इसका क्या उपयोग है? जंतुओं और पादपों के मृत शरीर को ह्यूमस में बदलने वाले सूक्ष्म जीवों को अपघटक कहते हैं। अपघटक किसे कहते हैं? जंतुओं और पादपों के मृत शरीर को ह्यूमस में बदलने वाले सूक्ष्म जीवों को अपघटक कहते हैं। ये इसका आंसर बन सकता है। इस प्रकार के सूक्ष्म जीव वन में बहुत सी महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। यह पता चलता है कि पहेली ने मृत पत्तियों को हटाना शुरू कर दिया और कुछ ही देर में भूमि पर ह्यूमस की परत को खोज निकाला। ह्यूमस की उपस्थिति यह तय करती है कि मृत जंतुओं और पादपों के पोषक तत्व मृदा में मिलते रहते हैं। वहां से ये पोषक तत्व दोबारा सजीव पौधों की जड़ों द्वारा अवशोषित कर लिए जाते हैं। शीला ने पूछा, जब वन में कोई जंतु मर जाता है तो मरने के बाद उसका क्या होता है? टीबू ने उत्तर दिया कि मृत जंतु कोया गिद्धों, कीटों और गिद्धकों का भोजन बन जाते हैं। इस प्रकार पोषक तत्वों का पुनः चक्रण चलता रहता है जिससे वन में कुछ भी व्यर्थ नहीं जाता। पहेली ने प्रोफेसर अहमद को स्मरण कराया कि उन्होंने यह नहीं बताया कि वनों को हरे फेफड़ों क्यों कहा जाता है। प्रोफेसर अहमद ने बताया कि पौधे प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया के दौरान ऑक्सीजन निर्मुक्त करते हैं। इस प्रकार पौधों जंतुओं के श्वसन के लिए ऑक्सीजन गैस प्रदान करने में सहायता प्रदान करते हैं। वे वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन के संतुलन को भी बनाए रखते हैं। वन में कुछ जानवरों की उपस्थिति का पता पद चिन्ह के आधार पर करते हैं। बूझों ने सबका ध्यान जंतुओं की लीद की एक बड़ी शैमान ढेरी की तरह आकर्षित किया। उस ढेर पर उनके लार्वा और भृग पनप रहे थे तथा उनके छोटे छोटे पौधे भी अंकुरित हो रहे थे। प्रोफेसर अहमद ने बताया, ये नबोद विद कुछ झाड़ियों और शाखों के हैं। जंतु भी कुछ पौधों के बीजों को प्रकनित करते हैं। इस प्रकार जंतु वनों में पौधों को वृद्धि करने और उनके
पुनर्सर्जन में सहायता प्रदान करते हैं। जंतुओं का शैमान गोबर नवोद बिंदुओं को उगने के लिए पोषक तत्व भी उपलब्ध कराता है। यह सुनने के पश्चात बूजों ने अपनी नोटबुक में नोट किया। पौधों की अधिक किस्मों को आवास प्रदान करके वन शाकाहारी जंतुओं की आवास और भोजन के लिए अधिक अवसर प्रदान करते हैं। शाकाहारी जीवों की अधिक संख्या में अभिप्राय है। विभिन्न प्रकार के मांसाहारी जीवों के लिए भोजन की अधिक उपलब्धता जंतुओं की विभिन्न किस्में वन की वृद्धि और पुनर्सर्जन में सहायता होती है। अपघटक वन में उगने वाले पौधों के लिए पोषक तत्वों की आपूर्ति को बनाए रखने में सहायता प्रदान करते हैं। इस प्रकार वन एक गतिक सजीव इकाई है जो जीवन क्षमता और जीवन से भरपूर है। अब लगभग दोपहर हो चुकी थी और बच्चे घर लौटना चाहते थे। टीबू ने वापस जाने के लिए एक और रास्ता बताया। जब वे वापस आ रहे थे तो वर्षा होने लगी। उन्हें यह देखकर बहुत अधिक आश्चर्य हुआ कि वर्षा की बूंदें वन भूमि पर सीधे नहीं पड़ रही थी। वन वितान की सबसे ऊपर की परत बारिश की बूंदों को बिछिन कर रही थी, अर्थात छोटी छोटी फुहारों में बदल रही थी। ज्यादातर जल वृक्षों की शाखाओं, तनों और पत्तियों से होता हुआ नीचे की शाखाओं और झाड़ियों पर धीरे धीरे गिर रहा था। उन्होंने पाया कि कुछ स्थानों पर भूमि अब भी सूखी थी। लगभग आधा घंटा पश्चात वर्षा रुक गई। उन्होंने पाया कि वन भूमि की सतह पर गिरी मृत पत्तियों की परत अब कुछ कुछ गिल्ली हो गई है, लेकिन वन में कहीं पर भी जल का जमाव होता दिखाई नहीं दिया। बूजो मन ही मन में विचार कर रहा था कि यदि इतनी अधिक वर्षा उसके शहर में हुई होती तो सड़कें और नाले पानी से भर गए होते। जब आपके शहर में बहुत तेज वर्षा होती है तो आप क्या होता है? प्रोफेसर अहमद ने समझाया कि वन वर्षा के जल के प्राकृतिक अवशोषक की भांति कार्य करते हैं और उसे अवशोषित होने देते हैं। यह वर्ष भर भौम जल स्तर को बनाए रखने में सहायता प्रदान करते हैं। वन न सिर्फ बाढ़ों के नियंत्रण में सहायता प्रदान करते हैं बल्कि नदियों में जल के प्रवाह को बनाए रखने में भी सहायता करते हैं, जिससे हमें जल की लगातार आपूर्ति होती रहती है। इसके विपरीत यदि पेड़ न हो तो वर्षा जल सीधे भूमि पर गिरकर आसपास के क्षेत्र में जमा हो सकता है। अधिक वर्षा मृदा की उपजाऊ परत को भी हानि पहुंचा सकती है। सामान्यतः अन्य पौधे तथा वृक्षों की जड़ मृदा को एक साथ बांधे रखते हैं, लेकिन उनकी अनुपस्थिति में मृदा का अपरदन होता रहता है, अर्थात वर्षा जल के साथ वह बह जाती है। वापस लौटते समय बच्चों ने टीबू के गांव में 1 घंटे का समय बिताया। गांव का मौसम बहुत अधिक सुहाना था। गांव वासियों ने उन्हें बताया कि आसपास वन से घिरा होने के कारण यहाँ तेज वर्षा होती है। वहाँ ही हवा भी ठंडी रहती है। यह ध्वनि प्रदूषण भी बहुत होता है। इस वीडियो को सुनो और समझो।